नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम लोग जो है कि सार संग्रह सागर के तथ्य में आज फिर उपस्थित हुए और आज का हम लोग का विषय वस्तु है महाजनपद काल। आप इतिहास में जानते होंगे कि जब हमारा वैदिक काल समाप्त होता है, वैदिक काल समाप्त होता है 600 ईस्वी पूर्व में। वैदिक काल का कालखंड है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। तो 1500 से 600 बीसी के कालखंड को वैदिक काल और 600 बीसी के बाद के कालखंड को अर्थात 600 बीसी से 400 बीसी का जो कालखंड है, इस कालखंड को 600 बीसी से 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी का जो कालखंड है, इस कालखंड को हम वैदिकोत्तर काल, इसी कालखंड को हम लोग 16 महाजनपद का काल, इसी को सूत्र लेखन का काल, इसी को छठी या 6th बीसी के पूर्व का धार्मिक आंदोलन का काल, इसी को जो है हम कहते हैं बुद्ध और महावीर का काल। इसी कालखंड को कहते हैं हम लोग सूत्र लेखन हो गया, वैदिकोत्तर काल हो गया, 16 महाजनपद का काल हो गया, सूत्र लेखन का काल हो गया, 6 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन का काल हो गया, बुद्ध महावीर का काल हो गया। इसी काल को वेदांग काल, मतलब ये है कि हमारा 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो कालखंड है, अगर हम इसे एक सीरीज में देखें इस अवधि को, तो ये हो गया हमारा वैदिक काल। और अगर हम जो है 600 से लेके 400 का इस अवधि के कालखंड को अगर हम देख रहे हैं यहां से यहां तक, तो ये हो गया आपका वैदिकोत्तर काल। अगर हम वैदिक काल के संदर्भ में इस विशेषित कालखंड की विवेचना करते हैं तो ये कहलाता है वैदिकोत्तर काल। अगर हम जो हमारे वैदिक ग्रंथ थे उसे फार्मूला के तौर पर, संक्षिप्त तौर पर उसे बहुत सारी चीजें लिखी गई, इसलिए इसे हम कहते हैं सूत्र काल। वेद को समझने के लिए हमें वेदांगों की रचना की गई और 6 वेदांग की हमारी जो है रचना हुई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। अगर हम इस वेदांग के संदर्भ में इस विशेषित कालखंड को देखें तो इसे हम कहते हैं वेदांग काल। गंगा घाटी में जो 6th बीसी में जो एक पूरा तरह से एक बहुत ही कुंठाओं का दौर जन्म ले लिया, और उन कुंठाओं के दौर को प्रवचन के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, धर्म के माध्यम से समाप्त करने के लिए तत्कालीन समय में लोग आगे बढ़े, तो उस कालखंड को हम धार्मिक आंदोलन के कालखंड कहते हैं या कहा जाता है। और माना जाता है कि इस अवधि में गंगा घाटी में 62 संप्रदाय जो है वो सक्रिय थे, जिसमें बुद्ध और महावीर भी 2 महान धार्मिक संप्रदाय जो है इस समय अस्तित्व में आए। इसलिए इस विशेषित कालखंड को बुद्ध और महावीर का कालखंड भी कहते हैं। इसी कालखंड में जो हमारा जो वैदिक काल था,
और जो ऋग्वेद का काल था उसमें राजनीति की सबसे बड़ी इकाई जो थी वो जन थी। अर्थात 1000 बीसी से 1500 बीसी के काल अवधि में राजनीति की सबसे बड़ी इकाई जो थी वो जन थी। उत्तर वैदिक काल में वही जन मेच्योर हुआ, बड़ा हुआ, समृद्ध हुआ और वह जनपद में कन्वर्ट हुआ। और जब वैदिकोत्तर काल आया अर्थात 600 से 400 बीसी का काल आया तो उस काल में 16 महाजन अस्तित्व में थे। तो आज हम लोग इसी 16 महाजनपद से संबंधित जो हमारे तथ्यात्मक कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में आज हम लोग विवेचना करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और आपको जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जो है आते हैं। तो चलें आज हम छोटा सा ही सही लेकिन 16 महाजनपद काल के अवधि तथा उसके आसपास के काल की अवधि में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उन्हीं के तथ्य सार संग्रह के बारे में आपको हम जो है बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था ये हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्हें जो है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक जो है वो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक जो है उसे कहा जाता था। याद कर लेना है, यहाँ बहुत कॉन्सेप्चुअली हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत ही संकल्पनात्मक तरीके से हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि सिर्फ हम कुछ तथ्य हैं उन तथ्यों का हम सिर्फ आपको विश्लेषण कर रहे हैं। तो आपका ध्यान सिर्फ तथ्यों के संग्रह पर है, हमारा भी ध्यान सिर्फ तथ्यों के संग्रह पर है। हम आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से इतिहास को नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, यद्यपि कुछ वीडियो हैं जिसमें हम कॉन्सेप्चुअली कुछ कालखंडों के बारे में आपसे हम रूबरू हुए हैं और आगे भी हम कुछ होंगे, लेकिन ये टॉपिक जो है वो तथ्यात्मक है। तो तथ्यात्मक हम लोग देखें। हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता था? आप जानते हैं हर्यक वंश की स्थापना जो है कि हमारे मगध में हमारी हुई और पहला राजा जो था वो बिंबिसार था। बिंबिसार की मृत्यु जो है 492 बीसी में हुआ था और उसी का बेटा अजातशत्रु सत्ता पाने के अभिलाषा में अपने पिता की हत्या करके सत्तासीन हुआ था और उसका पुत्र का नाम था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को ही जो है वह कुनिक कहा गया है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा गया है? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को जो है वह कुनिक कहा गया है। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन 16 महाजनपदों में महत्वपूर्ण जनपद था। उज्जैन था, अवंत उज्जैन ही है, उज्जैन हमारी राजधानी है। तो ये जो है ये हमारी जो है कि इसका प्राचीन जो नाम था उज्जैन का वह अवंतिका थी। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक जो है वह कह सकते हैं महापद नंद, पदम नंद भी नाम आता है और महानंदित का भी नाम आता है। महानंदित एक नाम और इसमें है, महानंदित। महानंदित का भी जो है कि हमारा नाम आता है। नेक्स्ट, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? गंगा और सोन नदियों के संगम पर हमारा जो है उदयन जो है वह अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था। उल्लेखनीय है कि मगध 16 महाजनपदों में मगध जो है एक महाजनपद था, शक्तिशाली भी था और 16 महाजनपद का जो अस्तित्व था उनके आपस में प्रतिस्पर्धा थी और इस आपसी प्रतिस्पर्धा में निरंतर जो है कि एक दूसरे जनपद का एक दूसरे जनपद के साथ में लड़ाई और युद्ध का वातावरण बना हुआ था। और इस 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद शक्तिशाली तौर पर उभर करके सामने आए थे। उसमें एक था मगध, दूसरा था कौशल, तीसरा था वत्स
और चौथा था अवंती। इन चार में भी प्रतिस्पर्धा थी। तो एक आपका मगध था और एक अवंती थी। तो अवंती के आक्रमण के भय के कारण अजात शत्रु ने राजगिरा के पहाड़ियों का किलेबंदी कराया था। आगे अजात शत्रु का उत्तराधिकारी उदयन, उसने अपनी राजधानी राजगिरा से उठा करके पाटलिपुत्र ले गया, जहां पर यह बहुत बेहतरीन जल दुर्ग था। यह सोन और गंगा के संगम पर अवस्थित है और इससे कई बार प्रश्न रहे भी हैं। उसी के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज जो है घननंद को कहा गया है। घननंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण इतिहास में ज्ञात है वह अखमनी शासकों के द्वारा। अखमनी लोगों का ईरान में शासन था, अर्थात ईरानी लोग थे, और ईरानियों ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया। और भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करने वाला दायर बाहु उर्फ डेरियस प्रथम जो था 516 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। तो यही है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है वह ईरानियों द्वारा जो है वो की गई थी। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, काकवर्ण किसे कहा गया है? तो देखिए, शिशुनाग वंश के राजाओं ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था। अब जानते हैं वैशाली जो है कि आज का हाजीपुर है, जो गंगा नदी के उत्तर में है। पाटलिपुत्र जहां गंगा नदी के दक्षिण के भाग में बसा हुआ एक शहर है, वहीं पर गंगा नदी के उत्तर में अवस्थित वैशाली है। और शिशुनाग वंशियों ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी वैशाली ले गई थी। और प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में अजात शत्रु के काल में राजगिरा में आयोजित की गई थी। वहीं पर द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी में काला अशोक के शासन काल में, और काला अशोक जो है शिशुनाग वंश का शासक है, इसके शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हमारी जो है आयोजित की गई थी। तो वही एक पूछा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वह काला अशोक के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ? तो यहां भी बहुत उल्लेखनीय है कि आपका जो है कि हमारा जो है जो आक्रमण हमारा होता है पश्चिम साइड से, वह आक्रमण जो है कि हमारा जो है पश्चिम साइड से जो आक्रमण होता है वह होता है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर 327 और 26 बीसी के आसपास में विश्व विजेता बनने की चाहत में वह तत्कालीन समय में ज्ञात विश्व के स्थल खंडों को रौंदता हुआ भारत की तरफ अग्रसर होता है। और वह सुना था, वह हमारा जो है कि हमारे जो हेरोडोटस ने जो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था उसमें भारत की समृद्धि के बारे में उसने चर्चा की थी। और भारत को सोने की चिड़िया जो है कही गई है। ईरानियों के माध्यम से और मध्य एशिया के माध्यम से ये सूचना यूरोप पहुंची, और यूरोप में सिकंदर 20 वर्ष का युवक सिकंदर की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि हम भारत को हम देखें और उसे जीतें। और तत्कालीन समय में भारत बहुत ही समृद्ध प्रदेश था, सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात थी। इसलिए इस सोने की चिड़िया को प्राप्त करने के लिए, इसे जीतने की अभिलाषा से भारत पर आक्रमण किया। और ये आपका कहाँ का था? तो ये यूनान का शासक था, यूनान का शासक था और मैसिडोनिया का था।
और वहां मेसिडोनिया से वह जो है कि बहुत सारे क्षेत्र को जीतते हुए भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वह जो था वह सिकंदर था, अलेक्जेंडर था। तो सिकंदर के माध्यम से हमारा जो है कि आक्रमण हुआ था। ये यूनानियों को अगर हम शब्द को अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यूनानी और कोई नहीं बल्कि वह सिकंदर था। और जब भारत को जीत लेने के बाद यद्यपि उनके सेना ही भारत में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। भारत में पूर्वी क्षेत्र में मगध साम्राज्य था जो बहुत शक्तिशाली था, और वहां पे आप देख रहे हैं कि पश्चिम में जो है कि आपको झेलम नदी के किनारे ही उन्होंने भारत का एक छोटा सा शासक पौरस से वह पराजित हो गया था। और पौरस पुरु से पराजित होने के कारण एक छोटा सा राजा जब इतना बड़ा संघर्ष जो है भारत में मन की कर सकता है, एक प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है, तो पूरब में एक बहुत शक्तिशाली बलशाली मगध का शासक नंदों का शासन जो है वह क्या से क्या कर देगा। इसी से सिकंदर के सैनिक जो है हतोत्साहित हो गए और पूरब की तरफ बढ़ने से इनकार कर दिए, और सिकंदर जो है कि वहां से वापस लौट जाता है और लौटते हुए वह बेबीलोन पहुंचता है जो अरब प्रायद्वीप में है, और बेबीलोन में ही 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही है आपको कि 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। वह जगह कहाँ था? तो वह जगह था बेबीलोन। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी के आसपास 323 बीसी में ही हुई थी। नेक्स्ट, ईरान का हखमनी शासक, अखमनी शासक जो भी है, किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस का 20वां प्रांत बनाया था? तो ये था आपको डेरियस या दायरबाहु। ये 516 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। ये सबसे ज्यादा योग्य शक्तिशाली शासक था ईरान का, और भारत पर सिंध के पश्चिम के जो क्षेत्र हैं उसको जीत लिया था, सिंध वाला एरिया को जीत लिया था, और उसे जो है अपना 20वां प्रांत उसने बनाया था, जहां से 360 टैलेंट मुद्राएं उन्हें प्राप्त होती थी। तो कौन था? तो डेरियस प्रथम था। नेक्स्ट, सिकंदर महान एवं पौरस कुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाले हुए था? तो अभी आपको बताए झेलम नदी के पास में अपना ये जो है कि ये डाले थे। झेलम नदी अपने मानचित्र में देखिएगा, मैं यहाँ दिखाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप अपनी एटलस में खोल करके झेलम नदी को आप देख लीजिए। नेक्स्ट, हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लड़ाई 326 बीसी के आसपास में हुई थी, झेलम के किनारे हुई थी। इसे यूनानी ग्रंथों में इस नदी का नाम जो है हाइडेस्पस या वितस्ता जो है कि उसे कहा जाता है, माने आधुनिक झेलम है। झेलम का नाम वैदिक काल में वितस्ता है और यूनानी ग्रंथों में हाइडेस्पस कहा गया है। इसलिए यह लड़ाई जो है सिकंदर और पौरस उर्फ पुरु भी हम लोग कहते हैं, माने हम लोग अपने हिंदुस्तान में, उसके बीच में जो है लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो अभी बताए 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, किस प्रकार का मृदभान भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ पर प्रतीक माना जाता है? NBPW उत्तरी काली पॉलिश मृदभान, जो लगभग 7वीं सदी से लेकर के द्वितीय सदी ईसा पूर्व तक, 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर के द्वितीय सदी ईसा पूर्व तक जो है एक बहुत ही ब्लैक काला, जिसे घिस करके चमका करके बर्तन बनाए जाते थे, उन बर्तनों का कालखंड रहा है। और ये बहुत उल्लेखनीय है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण जो हुई है वह जो है 6 बीसी के ऑनवर्ड हमारे देश में द्वितीय नगरीकरण का अस्तित्व आता है। और ये द्वितीय नगरीकरण जो है और कहीं नहीं गंगा जमुना घाटी में होती है। द्वितीय नगरीकरण कहाँ पे होती है? तो द्वितीय नगरीकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो इंडिया है, इस इंडिया पे हम यहाँ पे हम एक छोटा सा इंडिया की हम तस्वीर जो है कि आपसे बना रहे हैं। बहुत परफेक्ट नहीं होगा लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि ये इंडिया का ही मैप है। और ये इंडिया का जो मैप है, इस इंडिया के मैप में आप जानते हैं कि पहला नगरीकरण जो हुआ वह हमारे जो है सिंधु नदी के
जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी के किनारे जो है पहला हमारा नगरीकरण, ये जो नदी बहती है इसके सिंधु घाटी के आसपास में हमारा पहला नगरीकरण जो है हमको देखने के लिए मिलता है। द्वितीय नगरीकरण जो है ये अब जानते हैं कि यहाँ पर गंगा जमुना जो है, इस गंगा जमुना द्वार में हमारी द्वितीय नगरीकरण होती है। यहाँ पे हमारी जो है प्रथम नगरीकरण का अस्तित्व उभरता है सिंधु क्षेत्र में, और ये जो है वह द्वितीय नगरीकरण का अस्तित्व है। ये द्वितीय नगरीकरण का अस्तित्व हमारा यहाँ पर आता है, और ये कालखंड है 6 BC के बाद का कालखंड है। तो ये गंगा जमुना का जो क्षेत्र है, यह गंगा जमुना का क्षेत्र जो है वह द्वितीय नगरीकरण का क्षेत्र है। पहला नगरीकरण जो है वह हड़प्पा काल में हमारा रहा था, प्रथम नगरीकरण ये जो है ये हड़प्पा का काल में रहा, और द्वितीय नगरीकरण जो है वह 6 BC के काल में रहा। और इसी काल में एक विशेष प्रकार का मिट्टी के बर्तन जो है कि हमारे देश में जो है कि बनते थे, रगड़ करके, चमका करके, छील करके, उसे ही कहा गया NBPW, N फॉर नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। यही चीज है, यही चीज यहाँ पर जो है कि हमारा जो है कि उभर के आ रहा है। यहाँ जो पूछा जा रहा है आपको कि किस प्रकार का मृदभांड, किस प्रकार की पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है, तो उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड जो है ये इसका प्रतीक जो है कि माना गया। नेक्स्ट, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था ये था डेरियस दायरबाहु। अभी ऊपर में भी हमने बात किया था, डेरियस 20वां प्रांत बनाया था, 360 टैलेंट जो है कि मुद्रा जो है उन्हें प्राप्त होती थी। वो डेरियस था, ईरान का शासक था जो अपने कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 राजाओं के साथ इसका युद्ध रहा था। एक था कौशल का राजा प्रसेनजीत। आप जानते हैं या पुस्तकों में लिखा हुआ है कि बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु जो है सत्तासीन हुआ 492 BC में। और बिंबिसार की जो शादी हुई थी, 3 शादियां हुई थी। एक शादी हुई थी पंजाब के मद्रकुल में, एक शादी हुई थी कौशल राजकुमारी से, प्रसेनजीत की बहन थी, और एक शादी हुई थी वज्जी संघ के राजा चेतक की बहन चेल्हना से। तो 3 इनकी पत्नियां थी। जब इसे कौशल देवी से जब शादी की गई थी तो कौशल देवी के शादी के फलस्वरूप दहेज के रूप में इन्हें जो है कांसी ग्राम मिला था, जहां 1 लाख टैक्स रेवेन्यू इनको प्राप्त होता था। तो कांसी बतौर दहेज में दिया गया था, और कांसी जब इन्हें दहेज में दिया गया था तो अजातशत्रु की जब हत्या कर दिया तो अजातशत्रु के काल में कौशल नरेश प्रसेनजीत ने कांसी को वापस ले लिया। इस चीज को अजातशत्रु बर्दाश्त नहीं कर सका और कौशल पर आक्रमण किया। कौशल पराजित हुआ, प्रसेनजीत पराजित हुआ, और प्रसेनजीत पुनः कांसी ग्राम को अजातशत्रु को वापस कर दिया। साथ ही साथ अपनी बेटी वाजिरा का हाथ भी जो है वह अजातशत्रु को दे दिया। इस प्रकार जो लड़ाई था कौशल के बीच में और मगध के बीच में, मगध शासक अजातशत्रु के बीच में, वो समाप्त हो गया। परंतु वज्जी संघ के साथ में शत्रुता बनी रही और लगभग 16 वर्षों तक शत्रुता रही, और मंत्री वर्षाकार के सहयोग से ही वज्जी संघ पर विजय हासिल किया गया 16 साल के लंबे संघर्ष के उपरांत। और इसमें 2 अस्त्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक था रथ मुसल और दूसरा था महाशिला कंटक। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है, मैं कुछ ब्रीफ भी मैं कर दे रहा हूँ, जो बातें आ रही है उसमें ब्रीफ भी कर रहा हूँ जिससे आपको देखने में रुचिकर भी लगे। तो यहाँ पर मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ में युद्ध था, गणराज की बात आ रही है, तो वज्जी संघ के संदर्भ में जो है बात आ रही है। इनके साथ में जो है कि हमेशा लड़ाई हुई थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मैंने आपको बताया कि मगध की प्रथम राजधानी जो है कि हमारी मगध थी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है कि मगध जो साम्राज्य बनेगा आगे जाकर के, ये 16 महाजनपदों में एक जनपद है, और यहाँ के ऐतिहासिक जो विवरण हमें प्राप्त होता है वह हर्यक वंश से प्रारंभ होता है। और हर्यक वंश का प्रथम शासक जो है
वो हमारा बिंबिसार है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु है, अजातशत्रु के बाद में उदयन है, उदयन के बाद है कि मुंड है, नागदशक है, ऐसे करके हमारे जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है कि ये ऐतिहासिक राजवंश है। यद्यपि कुछ किंवदंतियों में कुछ ऐसे पौराणिक राजवंशों की भी चर्चा है। पौराणिक राजवंश उसे कहते हैं जिसका इतिहास के तौर पर परीक्षण नहीं किया जा सकता, मतलब उनके बारे में बहुत डिटेल जानकारी जो नहीं मिलती है, वो हमारा जो है कि पौराणिक राजवंश कहलाता है। पौराणिक राजवंश में मगध में प्रथम राजवंश जो है बृहद्रथ राजवंश था। बृहद्रथ राजवंश, उसका बेटा जो है कि हमारा जरासंध हुआ, उसके बाद हमारा रिपुंजय हुआ। तो इसे हम ऐतिहासिक राजवंश तो नहीं कहते, लेकिन हम किंवदंतियों के अनुसार से पौराणिक राजवंश जरूर कहते हैं। तो मगध में दो राजवंशों का हमें जो है कि जानकारियां मिलती हैं। एक है हमारे पौराणिक राजवंश जिसे बृहद्रथ राजवंश कहते हैं, और दूसरा हमारा जो है कि ऐतिहासिक राजवंश है जो हर्यक राजवंश से प्रारंभ होता है। तो समान तौर पर ये माना जाता है कि हर्यक राजवंश जो है वह मगध का पहला राजवंश है जो एक ऐतिहासिक राजवंश है। तो यही है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो है वो राजगिरा थी और ग्रीवरज थी। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि बृहद्रथ और जरासंध जो है एक बहुत विशाल साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। ये असुर जाति से संबंध रखते थे, लेकिन कृष्ण से शत्रुता के कारण जो है एक विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके। अंतोगत्वा कृष्ण से दुश्मनी के कारण भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध के राजा को पराजित किया और उसे मृत्यु घाट उतार दिया। आपको एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहता हूं कि जरासंध एक प्रतापी शासक था, बहुत छोटे छोटे राजाओं को जीता था। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि वो अपने दुश्मनों को जब उसे सजा देनी होती थी तो वह जो है कि झारखंड के जंगलों में अपने दुश्मनों को छोड़ देता था और यहाँ के जंगली जानवर जो है उसे समाप्त कर देते थे। ये उनका सजा देने का बड़ा ही अनोखा तरीका था। तो चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मगध की प्रथम राजधानी मैंने आपको बताया कि ग्रीवरज जो है कि इसकी जो है कि राजधानी थी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि उदयन था जिसने अपनी राजधानी को राजगिरा से उठा करके कहां ले गया था? राजगिरा से उठा करके पटना ले गया था, जो गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित था। नेक्स्ट, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस राजा ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिससे गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र का नाम का गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अभी हमने बताया था अजातशत्रु ने किया था। महाशिला कंटक और आपको रथ मुसल नामक दो हमारे जो है कि अस्त्र यंत्र थे। इसके माध्यम से उसने जो है कि 16 साल संघर्ष के बाद जो है वज्जी संघ पर अपनी विजय को प्राप्त किया था। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अब मैं शायद पहले मैं बोला हूं, नंद वंश का अंतिम शासक जो है वह घनन था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन जो है कि हमारा 600 BC में हुआ। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करें तो देखिए 600 BC के आसपास में हमारे देश में इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को कहा जा सकता है या माना जा सकता है। आज जो हम लोग क्वाइन या मुद्रा के बारे में बात करते हैं, जो एक प्रतीकात्मक चीजें हैं हमारी सामग्रियों को खरीदने के लिए उसका मान है, और उसके मान के आधार पर जो है कि हम वस्तुओं का माने कि क्रय विक्रय हम लोग करते हैं या लेन देन हम लोग करते हैं। पहले बटर सिस्टम था, मोल भाव सिस्टम था, माने कि हम गाय दे दिए या चावल दे दिए, बदले में हम जो है कि गेहूं ले लिए या घड़ा ले लिए या हल ले लिए। ये इस प्रकार से वस्तुओं का एक्सचेंज होता था और वस्तुओं के एक्सचेंज के माध्यम से जो है कि हम लोग जो है कि मार्केटिंग होती थी। लेकिन 6 BC में हमें उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले कुछ व्यापारी समूह, इस सेक्टर में रहने वाले कुछ व्यापारिक समूह जो है कि वो हमारे कुछ व्यापारिक समूह जो है कि यहाँ पर जो है कि सिक्का जो है चांदी के सिक्के का जो है इन्होंने जो है कि इंट्रोड्यूस किया। और ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? ये गंधार क्षेत्र में किया गया था, इसलिए इसे गंधारन सिक्का भी कहते हैं। इसे व्यापारियों ने प्रारंभ किया था और इसे जो है कि चांदी को पीट पीट करके उसे चौड़ा एक पत्थर जैसा बना लिया जाता था और उसे कटिंग कर करके उसे सिक्के के रूप में निकाला जाता था। तो पीट के इसे किया जाता था, इसलिए इसे आहत सिक्का भी कहा गया। इसमें कुछ चिन्ह भी दर्शा दिए जाते थे। चिन्ह के दर्शा देने से 5 चिन्ह दर्शा दिए जाते थे, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, पहाड़ है, वृक्ष है, नदी है,
ऐसे चिन्ह भी रहते थे, इसलिए इस सिक्कों को पंचमार्क सिक्का भी कहा गया है। तो ये 6 BC में सबसे पहले पंचमार्क सिक्का आज भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी जो है कि प्राप्त होती है। तो दो हमारे ग्रंथ हैं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मगध का वह कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मैंने बताया था जब पौरस लड़ रहा था सिकंदर से, तो उस समय जो है मगध का शक्तिशाली शासक के तौर पर घानन था, और इसी से जुड़ा हुआ है चाणक्य का कहानी और चाणक्य की विवेचना। तो उसे कहीं और कभी मौका मिलेगा तो हम देखेंगे, लेकिन उस समय मगध का शासक कौन था? तो घानन था। नेक्स्ट, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। आप जानते हैं कि 16 महाजनपद में मगध महाजनपद जो है उभर कर के सामने आया और सभी जनपदों पर अपनी वर्चस्व को स्थापित किया। मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? इसके कई कारण थे, लेकिन 2-3 कारणों पर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। एक तो कारण था कि मगध जो है वो झारखंड के बहुत निकट था, और झारखंड में लौह अयस्क थे, और इन लौह अयस्कों को निकाल करके हमारे बहुत सारे लोग जो है लौह अयस्क को, यहाँ जनजातीय समुदाय असुर लोग जो है लौह अयस्क को गला करके उससे तलवार बनाते थे, भाला बनाते थे, लड़ाई की सामग्रियों को तैयार करते थे, और जिनके पास लोहे की सामग्रियां थी वह बहुत शक्तिशाली राजा था। उसके पास आधुनिकतम हमारे जो है कि युद्ध में लड़ने के लिए अस्त्र और शस्त्र थे, ये लोहे की थी। इस प्रकार वो जिनके पास लोहे नहीं थी उन पर ये जीत हासिल करते हुए चले गए। तो एक तो चीज हमारा लोहा से बना अस्त्र और शस्त्र, और दूसरा चीज हुआ कि लोहे की फाल भी बनाई गई, और लोहे के फाल बनने से हमें कृषि में हमें जो है कि बहुत उत्पादकता में वृद्धि हुई, और उस उत्पादकता में वृद्धि होने से मगध को पर्याप्त, प्रचुर और भारी मात्रा में टैक्सेशन में टैक्स प्राप्त हुआ। तो एक तरफ जहां पर उनका राज्य जो है आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, वहीं पर दूसरे तरफ जो है सामरिक दृष्टि से वह समृद्ध हुआ, और ये दोनों सामरिक दृष्टि से मगध को जो है शक्तिशाली बना दिया, और एक महाजनपद जो है एक साम्राज्य बनने में अब अपनी जो है भूमिका का निर्वाह किया। तो उसी का बात यहाँ पे उठ रहा है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। तो इस लोहे ने हमें जो है एक साम्राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी में। हम आपको बोले उत्कर्ष स्टार्ट होता है आपको हर्यक वंश से, फिर वो जाता है जाकर के शिशुनाग वंश में, फिर आगे बढ़ता है नंद वंश, और फिर जाता है आपको जाकर के मौर्य वंश, और मौर्य वंश आते आते साम्राज्य इतना विशाल हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अद्भुत था उस युग के शासक और उस युग की राजनीति और उस युग का चिंतन, जिसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अब देखिए, मैं इसमें बताऊं कि अवंती नरेश चंड प्रद्योत महासेन और मगध का शासक बिंबिसार दोनों दुश्मन थे, लेकिन जब अवंती नरेश चंड प्रद्योत महासेन को पीलिया का रोग हो गया, तो बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को वहां पर उसके इलाज के लिए भेजा था। तो कहां भेजा था उस राजवैद्य को? तो उस राजवैद्य को जो है भेजा गया था कहां पे? तो उसे भेजा गया था अवंती नरेश का बीमारी को दूर करने के लिए। किसे भेजा गया था? तो वह जीवक को भेजा गया था, जो अपने समय का महान वैद्य था, और इसे मगध का राजवैद्य बनने का गौरव भी प्राप्त था। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? तो शिशुनाग लोग के शासनकाल में ही एक बहुत बड़ी विजय थी शिशुनाग लोगों की। इतिहास में आज दर्ज है कि इसने अवंती को पराजित कर दिया था और अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? ये भी क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है। एक प्रश्न आता है, आप अंग को जीतने वाला, आप जानिए कि अंग जो महाजनपद था, महाजनपद के काल में इस जगह पर जो है
अंग था। मगध के पूरब में अंग था, जो आज मुंगेर भागलपुर का जो एरिया है वह अंग की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। और ब्रह्मदत्त नाम का यहाँ शासक था, और ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने पराजित किया और वहां पर कुछ समय के लिए अजात शत्रु को सूबेदार के तौर पर भी नियुक्त किया था। तो इसे जीत लेने का श्रेय जो जाता है वह बिंबिसार का जाता है। तो किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? तो बिंबिसार ने किया था। नेक्स्ट, शिशुनाग ने किस राज का विलय मध्य साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध यहाँ होगा, यहाँ मध्य नहीं बल्कि मगध होगा, मगध साम्राज्य में नहीं किया, तो काशी का नहीं किया था। नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध, क्या कि इसके पहले ही विलय हो चुका था, अजात शत्रु ऑलरेडी जो है काशी का विलय कर लिया था, तो शिशुनाग का है उसमें विलय करेगा। यही प्रश्न कर रहा है, कुछ चॉइस रहे होंगे यहाँ, तो सिर्फ जो प्रश्न आए हैं और जो उसका सही आंसर है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। 4 ऑप्शनल के बारे में यहाँ पे हम लोग नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि इससे काफी समय लगेगा। मैं यहीं पर आपको उस प्रश्न से संबंधित जो विषय वस्तु है चारों तरफ में, उसके बारे में मैं आपको विवेचना कर दे रहा हूँ। इससे आपको काफी लाभ भी मिलेगा अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो, और पढ़े हुए हैं पुस्तकों को, तो आपको समझने में इसमें और मेमोरी को और रिवाइज करने में आपको जो है सहूलियत होगी। तो उसी अंदाज में हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने बताया था कि 16 साल वजीर संघ का, लिच्छवी का और काशी का वजीरा प्रसेनजीत के साथ में, तो अजातशत्रु ने इसे जीत लिया था। नेक्स्ट, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, हाँ कलिंग में खोदी गई थी। ये आपका जो है कि सही है, नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पे किसका शासन था? वही बात आ रहा है, नंदों का शासन था, और नंद में कौन थे? तो घनंद था। नेक्स्ट, कौन सा ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज था? मैं आपको बता रहा हूँ सर्वाधिक शक्तिशाली राज कौन है? मगध है, तभी तो यह महासाम्राज्य में बदल गया। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। बताएं कि अजातशत्रु ने बिंबिसार का हत्या कर दिया और गद्दी पर आया, और 460 बीसी के आसपास में इसका बेटा उदयन जो है उसने अजातशत्रु का हत्या कर दी। अरे भैया, जो आप अपने बच्चों को दिखाएंगे वही चीज ना होगा, तो वही चीज हुआ। इसने अपने पिता बिंबिसार को मारा था, तो इसका बेटा उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया। तो यही चीज है कि पिता की हत्या एवं इसी कारण अपने पुत्र का द्वारा मारा गया, तो अजातशत्रु हुआ। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो लिच्छवियों के द्वारा। ये बहुत एक रेपुटेशन है, भारत दावा भी ठोकता है कि हमने विश्व को गणतंत्र दिया, विश्व को हमने जो है सब कुछ हमने समझाया है कि गणतंत्र कैसे हो, गणतंत्र प्रणाली हमसे जो है कि विश्व सीखा है, इस पर घमंड भी जो है कि भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में नहीं थी, यहाँ तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। किसे सेनिया, नियमित अस्थायी सेना रखने वाला, कहा गया है? तो सेनिया जो है बिंबिसार को कहा जाता था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, दो हमने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो अंगुत्तर निकाय जो है उसका उल्लेख करता है। किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी माना गया है? महापद्मनंद। महापद्मनंद बड़ा ही शक्तिशाली शासक था, नंद वंश से था। वह जो है एक छत्र का उपाधि, एक राट की उपाधि लिया था, और बहुत छोटे छोटे राजाओं का दमन करके एक विशाल साम्राज्य और अतुल्य धन का स्वामी बना था। ये शूद्र माने कि शूद्रा गर्भ माने कि नाम से जाना था ना, शूद्र गर्भ के नाम से भी इसको जो है कि कहा गया है कि शूद्र गर्भा जो है कि इसको कहा गया है। नेक्स्ट, 16 महाजनपद में श्रेणियों के संचालक क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था, ये श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ जो है वो धनी किसान होता है। ये चीजें जो है कि हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है मैं आपको बताऊं, कोशिश करूंगा कि मैं नियमित हो जाऊं, यद्यपि एक आध दिन के अंतराल में आपको मैं निरंतर यहाँ से
जो है द पानी एडू से आपको जो है कि वीडियो प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें झारखंड से भी संबंधित जो है कि दिए जा रहे हैं वीडियो, तथ्यात्मक जानकारी भी दे रहे हैं, और कुछ हमारे जीपीएससी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनेंगे सेकंड पेपर का, उसके बारे में भी समय समय पर आपको जो है कि परोसा जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलें आज यहीं तक। जय भारत, जय हिंद।